नमस्कार दोस्तों, जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 14 मार्च और 21 मार्च को, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर 370 हो जाएगा। 370 अनुच्छेद वह है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है? अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो निश्चेतक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जा सकता है। अगला है, सिडराइट किसका अयस्क है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिडराइट से। तो सिडराइट जो है वह आयरन से संबंधित अयस्क है। सिडराइट आयरन का अयस्क है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सिडराइट किसका अयस्क है, तो आयरन का अयस्क है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, तो यह जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है उपभोक्ता जागरण के लिए। अगला प्रश्न हिंदी का है कि शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है? तो क्रोध से बेचैन। शब्द कोपाकुल का अर्थ जो है वह क्रोध से बेचैन है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला है, अभिनयो किनकी रचना है? अभिनयो किनकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। अभिनयो जो है वह अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक जो है वह करुण रस का अस्थाई भाव है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस का। आगे है, प्रकाश तरंग होती है। प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय। प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह वास्तविक नहीं होता है। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, इसलिए इसका डी गलत आंसर है और यह क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही आंसर है। तो यह बीम के सामने साइज का होता है। ये सभी जो 3 ऑप्शन है वह इसके बारे में सही संबंध दर्शाते हैं। एक तरंग की आवृत्ति एक आवर्तकाल का गुणनफल होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है तो एक होता है। ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है। ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है, तो यह भी समानुपाती √T। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण गुणांक का मान सादा रहता है, तो म्यू ग्रेटर देन 1। असंरक्षित बल के उदाहरण है। असंरक्षित बल के उदाहरण है तो घर्षण बल और सायन बल दोनों जो है वह असंरक्षित बल के उदाहरण है। तो उपयुक्त दोनों विल बी राइट आंसर। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है तो यह 0 है। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है तो कोरियोलिस त्वरण के कारण एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। बल का आघूर्ण पैमाना है। बल का आघूर्ण पैमाना है तो पिंड को घुमाने की क्षमता। बल का आघूर्ण पैमाना पिंड की घुमाने की क्षमता है।
एक युग्म बना होता है तो समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों से एक युग्म बना होता है। एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है। चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो तो वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एक देश के समान निवासियों और उनके संपत्ति के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, चाहे वह देश के बाहर हो या भीतर हो, तो उसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है भारत में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो यह श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो सीमा शुल्क जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। तो सीमा शुल्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात कहलाता है यह सर्वाधिक तरल निधि अनुपात, SLR, सर्वाधिक तरल निधि अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों को कम नहीं किया जा सकता है? तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर विद्युत उत्पादन हो जाएगा। माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना है। माउंटबेटन योजना जो थी और भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना थी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि माउंटबेटन जो योजना थी और भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना थी। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चे ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चे ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। आगे है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ के जो मैदान है वह जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। इसी कारण दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मिलती है। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष सुंदरी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? सुंदरी है। आगे है, रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी के गेंदों का जो रंग होता है वह पीला होता है। पीला होता है हॉकी के गेंदों का रंग। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल जो है वह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है।
यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो कांस्य युगीन। कांस्य युगीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो शयादवाद। शयादवाद जो है वह जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? शयादवाद। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने भाग समाविष्ट थे? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? क्या 10 थे। 10 जो थे सिद्धांत वह समाविष्ट थे महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण का सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? तो राष्ट्रकूट ने किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया। विस्तृत मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? विस्तृत मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है उसका संबंध घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। तो टीकाकरण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पेटी को क्या नाम दिया जाता है? तो अश्व अक्षांश नाम दिया जाता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश नाम से जाना जाता है? उपोषण उच्च दाब की पेटी। समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है। समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे है पोंगल क्या है? तो पोंगल फसलों का त्यौहार है जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का है। और पोंगल आपसे पूछे कि पोंगल क्या है? तो यह एक फसलों का त्यौहार है। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो ध्रुव पर। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें जो है वह ध्रुवों पर पड़ती है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो जाड़े में होती है। पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि यहाँ की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर। मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? NaCl अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है वह बी और सी दोनों है। बी और सी दोनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी का मिश्रण। CSO4 इंटू 1/2 ये भी है, 2CSO4 इंटू 8 यह भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा जवाब देना है। वायु एक है तो वायु एक समांगी मिश्रण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु क्या है तो वायु एक समांगी मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए ऑक्सीकारक। विरंजक चूर्ण के लिए ऑक्सीकारक जो है वह असत्य है। आगे है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। मधुमक्खी की जो छत्ते होती है उसमें बहुत सारे मधुमक्खियां लगी हुई होती है, लेकिन उसमें अपने कॉलोनी, उसको कॉलोनी समझ लीजिए कि वह कॉलोनी है,
तो कॉलोनी को कैसे पहचानेंगे? तो गंध के हिसाब से पहचानेंगे। शहद का प्रमुख घटक है, तो फ्रुक्टोज जो है वह शहद का प्रमुख घटक है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना यह दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? तो जलीय जीव। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जलीय जीव का उद्गम हुआ था। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो अष्टनी में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो लाइपेज जो है वह आपका पाचक एंजाइम है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है पेशी में। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है पेशी में, तो इसका राइट आंसर पेशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, तो इसका राइट आंसर कौन है या किनकी रचना है? तो बीरेन डंगवाल की। बीरेन डंगवाल की यह रचना है। आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला है